की उत्तरी सीमा जहां समाप्त होती थी, वहीं से शुरू होता था एक ऐसा वीरान इलाका जहां की हवा में भारीपन था। उस वीराने के बीचों बीच खड़ा था काल वृक्ष, एक ऐसा बरगद जिसके बारे में कहानियां सदियों से गांव की रगों में दौड़ रही थी। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान को ढक लेती थी और उसकी जटाएं जमीन में धंसकर फिर से नए तने बन चुकी थी, जिससे वह एक पेड़ नहीं बल्कि लकड़ी का एक भूल भुलैया जैसा खिला लगता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद उस पेड़ की सांसें सुनाई देती हैं। जब हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट ऐसी लगती मानो हजारों आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही। वहां से किसी छोटे बच्चे की खिलखिलाहट गूंजती जो पल भर में सन्नाटे में बदल जाती। तो कभी किसी बूढ़े की कराहने की आवाज आती, जैसे कोई सदियों से किसी बोझ तले दबा हो। लोक कथा थी कि राजा विक्रमादित्य के काल का एक राजसी खजाना इसकी जड़ों के नीचे दबा है, लेकिन उस खजाने के साथ एक प्राचीन श्राप भी जुड़ा था। जो लालच लेकर आएगा वह यहीं का होकर रह जाएगा। इसी डर और रहस्य के अभेद्य घेरे ने उस पेड़ को इंसानों से दूर रखा था। दिन के उजाले में भी लोग उस रास्ते से गुजरते समय अपनी नजरें नीची रखते थे। अध्याय 2, माधव की लाचारी और धनराज का जाल। इसी गांव के एक कोने में माधव की छोटी सी झोपड़ी थी। माधव एक ऐसा किसान था जिसकी ईमानदारी की मिसाल पूरा गांव देता था, लेकिन नियति ने उसके साथ क्रूर मजाक किया था। पिछले 3 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा था। माधव के खेत जो कभी लहलहाते थे, अब सूखी और फटी हुई जमीन का एक टुकड़ा मात्र रह गए थे। उसकी झोपड़ी की छत हर बारिश में टपकती थी और दीवारों की मिट्टी झड़ रही थी। माधव पर गांव के सबसे बड़े सूदखोर सेठ धनराज का भारी कर्ज था। धनराज एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आंखों में दया की जगह केवल मुनाफे का हिसाब रहता था। वह किसी शिकारी भेड़िए की तरह माधव की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। एक दोपहर जब माधव अपने सूखे खेत में माथे पर हाथ धरे बैठा था, धनराज अपने 2 लठैतों के साथ वहां पहुंचा। उसकी काली जूतों की चरमराहट माधव के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। क्यों माधव, इस बंजर जमीन की पूजा कब तक करोगे? धनराज ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। मिट्टी सोना उगलना बंद कर चुकी है। इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम शहर जाकर चैन की जिंदगी जी सकोगे। माधव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक अब भी बाकी थी। सेठ जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसमें मेरे पिता का पसीना और मेरी माँ की यादें दफन है। इसे बेचना अपनी आत्मा बेचने जैसा होगा। राज का चेहरा कठोर हो गया। आत्मा से पेट नहीं भरता माधव। कल आखिरी तारीख है। या तो कर्ज की पाई चुका देना या इस जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा देना। याद रखना, धनराज का कर्ज यमराज के बुलावे से भी बुरा होता है। अध्याय 3, विक्रम का लालच और अम्मा की चेतावनी। माधव परेशान होकर गांव की चौपाल की ओर चला गया। वहां उसे उसका पुराना मित्र विक्रम मिला। विक्रम माँ का बिल्कुल उल्टा था। वह मेहनती नहीं बल्कि जुगाड़ू था। उसे हमेशा शॉर्टकट की तलाश रहती थी। माधव, मैंने सुना है धनराज ने तुझे अल्टीमेटम दे दिया है। विक्रम ने इधर उधर देखते हुए धीमे स्वर में कहा। देख भाई, एक रास्ता है। उस काल वृक्ष के नीचे जो खजाना है वह कोई कहानी नहीं है। मेरे पास एक पुराना नक्शा है जो मुझे एक बंजारे से मिला था। अगर हम आज रात वहां जाएं, तो हमारी सारी दरिद्रता खत्म हो सकती है। माधव चौंक गया। पागल हो गए हो विक्रम? उस पेड़ के बारे में क्या सुना नहीं तुमने? जो गया वो कभी सही सलामत नहीं लौटा। वो सब कमजोर दिल वालों का बातें हैं। विक्रम ने फुसलाते हुए कहा। सोच माधव, अगर तुझे वह स्वर्ण कलश मिल गया तो तू न केवल अपनी जमीन बचा पाएगा बल्कि पूरे गांव का भला कर सकेगा। विक्रम की बातों में एक सम्मोहन था। मजबूरी और उम्मीद के बीच फंसे माधव ने अंततः हामी भर दी। ठीक है विक्रम, अगर तुम कह रहे हो तो चलते हैं। लेकिन जाने से पहले वे गांव की सबसे रहस्यमयी महिला अम्मा के पास गए। अम्मा गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहती थी और उन्हें पुरानी विद्याओं का झाता माना जाता था। अम्मा ने जब उनकी योजना सुनी तो उनकी बूढ़ी आंखें फैल गईं। उन्होंने अपनी पुरानी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें आग में डाल दिया।
धुएं के बीच अम्मा की आवाज भारी हो गई। काल वृक्ष केवल लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं है, वह एक जीवित शक्ति है। वह खजाना सोने का नहीं बल्कि सत्य का है। जो लालच लेकर जाएगा वह काल के गाल में समा जाएगा। और याद रखना, उस पेड़ को 3 चीजें चाहिए: साहस, अटूट विश्वास और सबसे बड़ी चीज, एक निस्वार्थ बलिदान। अध्याय 4। अमावस की काली रात और पेड़ का तांडव। रात के 12 बज रहे थे। अमावस का अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। माधव, विक्रम और अम्मा, जो मार्गदर्शन के लिए साथ आई थीं, धीरे धीरे उस शापित बरगद की ओर बढ़ रहे थे। माधव के हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जिसकी रोशनी थरथरा रही थी। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचे, तापमान गिरने लगा। अचानक एक अजीब सी महक हवा में घुल गई, जैसे पुरानी चंदन की लकड़ी और सड़ी हुई पत्तियों का मिश्रण हो। पेड़ की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर लटकी हुई थी, मानो वे उन्हें पकड़ने के लिए हाथ फैला रही हों। विक्रम ने अपना नक्शा निकाला और एक विशेष दिशा की ओर इशारा किया। मिल गया। यहाँ इसी जड़ के नीचे खुदाई करनी है। अम्मा ने उन्हें रोका और जमीन पर एक घेरा बनाया। उन्होंने कुछ प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अचानक धरती कांपने लगी। पेड़ के तने से एक भयानक गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो पेड़ जाग गया हो। बरगद की जटाएं सांपों की तरह हिलने लगी। तभी जड़ों के बीच से एक प्राचीन पत्थर का संदूक ऊपर की ओर उभरा। उस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे जो नीली रोशनी में चमक रहे थे। विक्रम की आंखें लालच से फटने लगी। मिल गया। माधव, हम अमीर हो गए। अध्याय 5। पहली परीक्षा और विक्रम का पतन। अम्मा ने चिल्लाकर कहा, रुको, इसे छूना मत। पहले बलिदान और शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन विक्रम के सिर पर लालच सवार था। उसने अम्मा की बात अनसुनी कर दी और संदूक की ओर लपका। जैसे ही उसने संदूक के ढक्कन पर हाथ रखा, एक बिजली जैसी लहर उठी। विक्रम एक भयानक चीख के साथ पीछे जा गिरा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके हाथ काले पड़ने लगे। नहीं, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विक्रम चिल्लाने लगा। संदूक से कोई सोना नहीं बल्कि एक काली धुंध निकली जिसने विक्रम को घेर लिया। यह उसके अपने ही लालच का प्रतिबिंब था। जो व्यक्ति दूसरों के हक को मारने की नीयत रखता था, उसे पेड़ ने अंधकार का दंड दिया। माधव घबरा गया, लेकिन उसने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। अम्मा, इसे बचाइए। मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, माधव, अब परीक्षा तुम्हारी है। संदूक तभी खुलेगा जब तुम वह दोगे जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। माधव का बलिदान और दिव्य सत्य माधव के पास खोने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसके गले में एक पुरानी चांदी की माला थी। यह उसके पिता ने उसे मरते समय दी थी और कहा था कि यह उसकी रक्षा करेगी। माधव के लिए वह माला करोड़ों के सोने से भी कीमती थी। माधव ने अपनी आंखें बंद कीं, अपने पिता का स्मरण किया और वह माला संदूक के ऊपर रख। अगर मेरा यह बलिदान मेरे दोस्त की जान बचा सकता है और मेरी भूमि की रक्षा कर सकता है, तो मैं इसे खुशी खुशी अर्पित करता हूँ। जैसे ही माला संदूक को छुई, वह काली धुंध गायब हो गई। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला, लेकिन वहां कोई सोना, हीरा या मोती नहीं था। संदूक के अंदर कुछ मिट्टी के जैसे दिखने वाले दाने थे जो जुगनू की तरह चमक रहे थे। विक्रम, जिसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे लौट रही थी, निराश होकर बोला, ये क्या, सिर्फ बीज? इसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। लेकिन अम्मा मुस्कुराईं। ये साधारण बीज नहीं है माधव, ये कल्प बीज है। इन्हें जिस मिट्टी में बोया जाएगा वह मिट्टी कभी बंजर नहीं होगी। ये बीज जिस फसल को जन्म देंगे वह असाध्य रोगों को ठीक करने की शक्ति रखेगी। ये सच्चा खजाना है जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन देगा। एक नई शुरुआत। सुबह की पहली किरण जब गांव में फैली तो माधव अपने खेत में खड़ा था। उसने वह जादुई बीज मिट्टी में बो दी। चमत्कारिक रूप से उसी दिन आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। कुछ ही हफ्तों में माधव का खेत पूरे इलाके में सबसे हरा भरा हो गया। उन बीजों से जो फसल हुई, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। विक्रम बदल चुका था।
उसने अपना लालच छोड़ दिया और माधव के साथ मिलकर खेती करने लगा। वह बरगद का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब गांव वाले उससे डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि वह पेड़ केवल बुराई का दुश्मन है। जो लोग सच्चे दिल से वहां जाते हैं, उन्हें आज भी हवाओं में शांति की फुसफुसाहट सुनाई देती है। माधव ने अपनी जमीन बचा ली थी, लेकिन उसने गांव को उससे भी बड़ी चीज दी। ये सीख कि असली खजाना मिट्टी के नीचे दबा सोना नहीं, बल्कि मिट्टी से जुड़ी हमारी ईमानदारी और त्याग की भावना है।